तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर में हम बात करेंगे तत्वों की। तो तत्वों के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा है। बहुत सारे तत्व हमने पढ़े कक्षा 9 के अंदर। तत्वों के बारे में हमने मिश्रण के बारे में, यौगिक के बारे में ये सब पढ़ा है। कितने तत्व हमने पढ़े जो हम खोज चुके हैं अभी तक? 9th में हमने पढ़ा 118 तत्व जो हम खोज चुके हैं, जिसमें 98 जो है नेचुरल है। ठीक है, ये इतने सारे तत्व जो हमने खोजे हैं, अब काम क्या है? इन तत्वों को खोजने के बाद इनके गुणों के बारे में अध्ययन करना। लेकिन इनके गुणों के बारे में अध्ययन करने के लिए इनको व्यवस्थित रूप से इनकी जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है। अब इनके गुणों को जानने के लिए हमें इनको व्यवस्थित करना है, क्योंकि हर एक तत्व के गुण का अध्ययन करने के लिए हमें अत्यधिक कठिनाई आने वाली है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने काम किया कि जो तत्व हमने खोजे हैं उनका वर्गीकरण किया। अब इन तत्वों के वर्गीकरण के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है? क्योंकि वर्गीकरण करके हम चीजों को आसानी से समझ सकते हैं और उनके बारे में और अच्छे से हम अध्ययन कर सकते हैं। अब इन तत्वों को व्यवस्थित करने के सिलसिले में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उस वैज्ञानिक की आवर्त सारणी के बारे में जिन्होंने त्रिक नियम दिया, जिनका नाम है डॉबेराइनर। इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया, जिसमें उन्होंने तीन तत्वों को एक साथ परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में उनको व्यवस्थित किया। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको एक ग्रुप में रखा, ऊपर से नीचे को इनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में इनको रखा हुआ है। देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान है 6.9, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो इनको किस तरह से व्यवस्थित किया उसने तीन तत्वों के ग्रुप इस प्रकार बनाए कि जो आरोही क्रम में रखने पर बीच वाला तत्व है, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान देखेंगे, वह द्रव्यमान इन दोनों के द्रव्यमान का लगभग औसत द्रव्यमान होगा। इसको और इसको आप जोड़ेंगे, लगभग 46 आया, यानी 45.9, 46, 45.9, 46 ही कहेंगे हम, और 23 इसका औसत निकालेंगे तो 23 आएगा, 23 आ जाएगा। तो इस प्रकार उन्होंने ऐसे तत्वों को व्यवस्थित करना शुरू किया। लेकिन वो इस तरह के जो समूह बना पाए, कुल तत्वों के केवल 3 ही समूह वो बना पाए। बाकी तत्वों के को समूह में रखते समय इनका जो वर्गीकरण का नियम था वो फेल हो गया था। तो केवल 3 ग्रुप बनाए हैं, आपकी बुक में दिए हुए हैं। 3 ग्रुप कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये पहला सिद्धांत है। इस पर प्रश्न आएगा, डॉबेराइनर का जो त्रिक नियम था वो क्या है? इसमें डॉबेराइनर ने तीन तत्वों को एक ग्रुप में रखा, उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, जिसमें उन्होंने देखा कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान बाकी 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर है। इस तरह से उन्होंने सारणी बनाई, लेकिन फेल हो गए वो। इसके कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आई कि उन्होंने उनके पास केवल 3 ही ग्रुप बन पाए, ऐसे सभी तत्वों के केवल 3 ही ग्रुप बन पाए। बाकी तत्वों के साथ उनका यह नियम ठीक नहीं बैठ रहा था, जिसके कारण यह जो इनका नियम था ये है सारणी 5.2 डॉबेराइनर त्रिक, जिसमें उन्होंने 9 तत्वों को व्यवस्थित किया। लेकिन तत्व जो खोजे गए थे तब तक 118 तत्व थे, इसलिए डॉबेराइनर के त्रिक को ज़्यादा स्वीकार नहीं किया गया था। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तो जितने तत्व हमने 9th में पढ़े कुल 118, जिसमें से 98 जो हमने प्राकृतिक हमें मिले हैं, उनको व्यवस्थित करने का एक नियम तैयार करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने काम किया है। तो न्यूलैंड हुए साइंटिस्ट, उन्होंने अष्टक नियम दिया है। न्यूलैंड अष्टक नियम, इन्होंने भी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को लिया। इनका वर्गीकरण
तत्वों का वर्गीकरण इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही किया, जैसे डॉबराइनर ने किया। इन्होंने बढ़ते क्रम में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उनको रखा, हाइड्रोजन से उन्होंने स्टार्ट किया। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, फिर 2 हीलियम, 3 4 5 6 7, इस तरह से उन्होंने रख दिया। परमाणु द्रव्यमान 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, इस तरह से वो आगे बढ़ते गए। तब उन्होंने क्या पाया कि जब वो 7 तत्वों को उन्होंने एक सीरीज में रखा, तो 8वां तत्व जो था, जिसका परमाणु द्रव्यमान 8 था, उसके वही गुण उनको मिले जो कि पहले के थे। उसके बाद जो अगला तत्व था जिसका परमाणु द्रव्यमान 9 है, उसके गुण उस तत्व के बराबर मिले उनको जिसका परमाणु द्रव्यमान 2 था। तो उन्होंने बोला कि हर 8वां जो तत्व है, हर 8वां तत्व पहले तत्व के गुण धर्मों को रिपीट करता है, उसके समान उसके गुण धर्म होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपना एक वर्गीकरण किया है। तो उन्होंने इसको क्या बोला कि जैसे संगीत के अष्टक होते हैं, सारे गामा, उसके आधार पर उन्होंने इसे संगीत के अष्टक के आधार पर इसको अष्टक नियम बताया। इसको उन्होंने क्या बोला? अष्टक नियम। यानी हर 8वां तत्व जो है, हर 8वां तत्व अपने गुण धर्मों को दोहराता है, यह उन्होंने बोला। लेकिन इसमें इस वर्गीकरण में भी उन्हें कुछ उनकी प्रॉब्लम्स थी, जो उन्होंने ये सीमाएं थी जो किसी कारणवश हुई। वो कारण क्या थे जिसके कारण यह सिद्धांत भी ज्यादा एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उनको हम देखते हैं। वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो न्यूलैंड्स के का अष्टक इस प्रकार दिया गया, सारणी 5.3, जिसमें उन्होंने कुछ तत्वों को जो उस समय तक खोजे गए थे उनको इस तरह से व्यवस्थित किया 7 ग्रुप्स में, जिसमें हर 8वां तत्व अपने गुण धर्मों को दोहराता है। यानी 8वें तत्व के गुण धर्म पहले तत्व के गुण धर्म के समान पाए गए। लेकिन यह सारणी भी केवल 56 तत्वों तक ही आधारित थी। इसके आगे जो भारी तत्व थे जिनका परमाणु द्रव्यमान 56 से अधिक था, वह द्रव्यमान अष्टक के नियम को फॉलो नहीं करते थे, जिस कारण यह न्यूलैंड्स का अष्टक नियम सफल नहीं हो पाया। इसके अलावा आप देखेंगे कि इन तत्वों में जो इन्होंने अरेंज किए थे, कुछ तत्व एक साथ रखे गए। देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के स्तंभ में ही क्लोरीन और ब्रोमीन के स्तंभ में ही कोबाल्ट और निकल को भी रखा गया। हालांकि कोबाल्ट और निकल आयरन के ग्रुप के साथ ज़्यादा अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं। तो यह कुछ सीमाएं थी न्यूलैंड्स के अष्टक की। तो बात हो रही है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की, जिसमें उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया है। लेकिन वो जो उन्होंने वर्गीकरण किया है, उस वर्गीकरण की सीमाएं हैं कुछ, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ और एक्सेप्ट नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया उसको। वो क्या क्या कारण थे? ये जो इन्होंने अष्टक नियम दिया, ये कैल्शियम तक ही चला। कैल्शियम से आगे जो तत्व थे उनके बारे में यह अष्टक नियम ठीक नहीं बैठता है, उन पर यह लागू नहीं होता है। तो यह केवल कैल्शियम तक के तत्वों के गुण धर्मों में ही 8वां जो तत्व है वो अपने नियमों को दोहराता है, अपने गुण धर्मों को दोहराता है। तो पहला एक सीमा ये थी कि कैल्शियम तक के तत्वों तक ही ये लागू था। दूसरा, इन्होंने माना कि कुल उस टाइम तक जब इन्होंने यह सिद्धांत दिया, तब तक केवल 56 तत्व ही खोजे गए थे। तो उनको लगा कि इसके आगे और तत्व नहीं खोजे जाएंगे और इतने ही तत्व रहेंगे। तो इससे आगे का जो अष्टक नियम है वो नहीं चल पाया था इसके आगे के तत्वों के ऊपर। तीसरी सीमा क्या थी कि उन्होंने 2 तत्वों को एक साथ एक ही ग्रुप में एक ही जगह पे रख दिया, जैसे कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट और निकल, आप सारणी देखो, सारणी
5.3 में आप देखोगे जिसमें न्यूलैंड्स का अष्टक बताया हुआ है, जिसमें कोबाल्ट और निकल को एक ही जगह आप पाओगे। तो एक स्तंभ में हालांकि उसको कोबाल्ट तथा निकल को एक साथ उन्होंने रख दिया, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन एवं ब्रोमीन है। हालांकि इनके जो गुण है कोबाल्ट और निकल के आयरन के साथ मिलते हैं, लेकिन किसके साथ रख दिया गया इसको? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ इनको उन्होंने रखा। अंतिम जो सीमा थी, ये केवल हल्के तत्वों पर ही लागू होता है। जो हल्के द्रव्यमान वाले यानी जिनका द्रव्यमान 56 तक है, उन्हीं तत्वों पर यह नियम लागू होता है। इससे आगे के जो तत्व बाद में खोजे गए उन पर यह नियम लागू नहीं होता, यानी हर 8वां तत्व अपने गुण धर्म को दोहराता नहीं है। तो ये कुछ सीमाएं थी न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में। ये प्रश्न आपके दो बनते हैं कि डॉबराइनर के वर्गीकरण की सीमाएं और न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं, ये दोनों पढ़नी है आपने। डॉबराइनर की सीमा क्या थी कि वो केवल 3 ही ग्रुप बना पाया था, उससे आगे वो ग्रुप नहीं बन पाए थे। न्यूलैंड्स की क्या थी सीमाएं? ये 4। कैल्शियम तक ही बताई गई ये अष्टक जो वर्गीकरण सारणी थी, कैल्शियम तक ही बनी। उसके बाद ये केवल 56 तत्वों के लिए ही लागू हुई। उसके बाद उन्होंने यह माना था कि इसके आगे कोई तत्व नहीं होगा, लेकिन उसके आगे भी तत्व खोजे गए और उसके बाद उन्होंने कुछ तत्व ऐसे एक साथ रखे और उनको रखा भी ऐसे स्तंभ में जिसमें उनके गुण धर्म दूसरों के साथ नहीं मिलते, जैसे कोबाल्ट और निकल। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ रखे गए, लेकिन इनके गुण तो आयरन के साथ मिलते हैं। तो यहाँ भी वो कुछ फेल हो गए थे। और ये हल्के तत्वों तक तो अष्टक नियम चला, लेकिन जो भारी तत्व बाद में खोजे गए उन पर यह नियम लागू नहीं हुए। ठीक है।